किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम का जो आज का विषय है वो है हरी खाद के लिए ढैंचा व अन्य फसलों की बिजाई। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर हरिओम जी को। आप पूर्व प्रोफेसर हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे गिरधारी भाई। हरी खाद के लिए ढैंचा और जो अन्य फसलों की बिजाई है, इससे संबंधित किसान भाई जो हैं, जो भी प्रश्न लेना चाह रहे हैं या कोई भी उन्होंने समस्या जो सामने आया है देखे हैं, तो उसके लिए जो है आकाशवाणी के दूरभाष नंबर 01744 221 322 पे संपर्क करके भाइयों अपनी समस्या का निवारण कर सकें। जो भी भाई कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो कुरुक्षेत्र का STD कोड जरूर लगावें, और कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744 और फ़ोन नंबर है भाइयों 221 322। और विषय है हरी खाद के लिए ढैंचा व अन्य फसलों की बिजाई। तो ले चले भैया ने सीधा स्टूडियो। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम फोन इन, और आज फोन इन का हमारा विषय है कि हरी खाद का महत्व और हरी खाद के लिए ढांचा व अन्य फसलों की बिजाई। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर हरिओम, जो प्रोफेसर हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब ने प्राकृतिक खेती और अन्य क्षेत्र में बहुत काम किया है, जिसके लिए वो सम्मानित है भारत सरकार से। तो आज आपके बीच है डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बात है कि जैसे जैसे एक लालच मन में आया कि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो, हमने परंपराओं को तोड़ करके जो है रासायनिक खाद, रासायनिक दवाई या जो ऐसी विधियां, हो सकता है एक समय की मांग होगी जब हम खतरने के उससे भाव से जी रहे थे, या जब अकाल था उसमें, लेकिन उसका इतना लालच आया कि हमने उसको एक दैनिक जीवन में अपना लिया। और फिर ये बात आई कि धीरे धीरे वो हमारे शरीर में इतनी रम गई कि समय से पहले हम मृत्यु की तरफ चले गए। और फिर मांग उठी कि हम प्राकृतिक खेती तरफ जाएं, या जो हम ऐसा काम करें कि जो जमीन को ताकत देने की जो खाद हैं उनका तरीका बदलें। उसमें हरी खाद का भी अपना एक महत्व है जी। आज हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में हरी खाद क्या है और उसका महत्व क्या है पहले तो, फिर उसके लिए हम कौन कौन सी फसलों की बिजाई कर सकते हैं। जी, किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, देखिए जैसे इन्होंने बताया कि समय के साथ हमारे सामने कृषि से संबंधित समस्याएं बढ़ती चली गई। हमें एक समय था जब अधिक उत्पादन की जरूरत थी, अनाज की जरूरत थी देश की खाद्य सुरक्षा के लिए।
तो उस समय इनकी जरूरत थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि ये जो किस्में हमने ली विशेष तौर पे धान और गेहूं की, इनकी वजह से हमारे सिस्टम में काफी कॉम्प्लिकेशन, काफी उलझन पैदा हो गई, रुकावटें पैदा हो गई। और हमारे सामने आज 12-13 समस्याएं खड़ी हैं किसान के सामने, भारत की कृषि के सामने। तो इनमें जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे आपका जलवायु परिवर्तन है, चाहे पानी जैसे खत्म होता जा रहा है, या जमीनों की ताकत घटती जा रही है, यूरिया का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, कीड़े बीमारियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, और अधिक बारिश से फसलें मर जाती हैं, कम बारिश से फसलें मर जाती हैं सूखे में। इन सब का आधार एक ही है, वो है जमीन का स्वास्थ्य जी। अगर हम जमीन के स्वास्थ्य को संभाल के रखते हैं तो सभी समस्याओं का समाधान अपने आप निकलने लग जाता है जी। चाहे जलवायु परिवर्तन आपका जी, उसमें भी मिट्टी का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जी। क्योंकि जो गैसें जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग करती हैं वो गैसें जमीन से ही जाती हैं जी। और उसमें कार्बन और नाइट्रोजन मुख्य तौर पे होता है। उसमें चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, आपकी मीथेन आ गया, नाइट्रस ऑक्साइड आएगी, तीनों में कार्बन और नाइट्रोजन है जी। जब मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ जाता है तो ये जमीन के अंदर उमस के तौर पे बंध के इकट्ठे हो जाते हैं जी, प्रिजर्व हो जाते हैं, उमस बन जाता है। और ये उमस ऐसा होता है कि कई लंबे समय तक आपके पोषक तत्वों को बांध के रखता है जमीन में जी। चाहे 17 के 17 पोषक तत्व हैं उन सब को बांध के रखता है और जरूरत के हिसाब से फसल को समय समय पर प्रदान करता रहता है जी। तो जमीन का स्वास्थ्य सभी बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ, सभी समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। और ये समय ऐसा है जब आप पूरे साल के लिए आप भर्ती कर सकते हैं, अच्छा एक स्टेप उठा सकते हैं जी। तो उसमें हरी खाद एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा। और चाहे आप गोबर की खाद भी अप्लाई करते हैं उससे भी अच्छी हरी खाद है, विशेष तौर पर धान गेहूं फसल चक्र में, क्योंकि गोबर की खाद भी आपको 2-3 साल तक प्रभाव देती है, लेकिन हरी खाद का तुरंत नेक्स्ट फसल पे आपका प्रभाव मिलने लग जाता है जी। डॉक्टर साहब, जब हरी खाद की बात करते हैं तो एक तो हम ढांचा की बात करते हैं, वहाँ पर आके जो हमारा आम किसान है वो रुक जाता है। उसको लगता है कि जो बाकी फसलें हैं वो शायद हरी खाद के लिए नहीं है, जबकि और कौन कौन सी फसलें हो सकती है मुख्य से? देखिए, मुख्य तौर पे इस सीजन में 2 फसलें हैं हरी खाद के लिए। तीसरी फसल हमारे यहाँ है, वो भी होती है, अच्छी होती है, जैसे सनई है आपकी जी। लेकिन मुख्य तौर पे जो हमारी कंडीशन के अनुसार फिट बैठती हैं, अच्छी रहती हैं, उसमें एक तो है ढैंचा जी, दूसरा है मूंग की हरी खाद, मूंग की, जिसे हम दलहनी फसल कहते हैं। दलहनी फसलें, दोनों ही दलहनी फसलें हैं, क्योंकि दोनों ही ऐसी फसलें हैं ये कि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स होती है। जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है वो जड़ों पे वो फिक्स हो जाती है और वो फसल को, अगली फसल को उपलब्ध होने लग जाती है। और सब आगे चलने से पहले बात करें कि जो साथी तुलना करते हैं रासायनिक खाद और हरी खाद के बीच में, उनकी मानता है कि रासायनिक खाद से उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हरी खाद प्रयोग करने से शायद उनको उत्पादन कम मिलेगा, या कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, मैं प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ा रहा हूँ जी। इसमें और भी किसान जो आसपास में रासायनिक खेती करते हैं तो इसमें पैदावार में कमी नहीं आ रही है। जो पैदावार रासायनिक खेती में ली जा रही है प्राकृतिक खेती में वही पैदावार आ रही है, चाहे धान की फसल है चाहे गन्ने की फसल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मान लो थोड़ी बहुत 1-2 साल कम भी आ जाती है तो उसमें आपका खर्चा कम हो जाता है। तो इस तरह से जमीन का स्वास्थ्य बढ़ाने में आपने जैसे जिक्र करा प्राकृतिक खेती का, वो और भी अधिक मदद कर देती है आपकी। वैसे जैसे जैसे प्राकृतिक खेती बड़ी है, लोगों ने उसको आजमाया है, ये भी देखा कि अगर आपका उत्पादन कम है तो कीमत ज़्यादा मिल रही है आपको, कीमत भी ज़्यादा मिल रही है और खर्चा आपका लगभग जीरो पे जाता है, जीरो बेस जी, जहाँ आपका 15 से 20 लाख ना 15 से 20 हज़ार रुपये एकड़ का हो जाता है खर्चा, इसमें 1000 से 2000 रुपये खर्चा रह जाता है। मान लो 1-2 साल में आपकी पैदावार कमी, वो भी तब रहेगी जब हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर उसकी प्रशिक्षण नहीं लिया हमने। और असली तो बात है कि स्वास्थ्य जरूरी है या आपकी वो पैसे ज़्यादा? अगर वो फसल आप भी खाएंगे धीरे धीरे आपको भी वो सारी बीमारी लेकर डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, और जो आपने फालतू पैसा उत्पादन कमा लिया होगा वो डॉक्टर पे जाएंगे आप। उसका फायदा कि आपने तो डॉक्टर के लिए कमाया ना, आपने तो कमाई नहीं, आपने फसल खाई, बीमार हो गए, आपको शरीर में बीमारी आ गई, पर बीमार हो गया, और सारे पैसे जो आपने 2-4 मन फालतू कमाने थे वो आप डॉक्टर जाकर दिए, तो उस कमाई का फायदा क्या है जब स्वस्थ ही रहे? बिल्कुल। इसके साथ साथ गिरधारी लाल जी, जो जलवायु परिवर्तन है वो आने वाला सबसे बड़ा इश्यू होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो पानी की उपलब्धि आपकी, जो नीचे पानी समाप्त होता जा रहा है, मीठा पीने वाला आपका पानी, ड्रिंकिंग वाटर, उसकी भी समस्या आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई स्थानों पर आपका देखे हैं कि जो डार्क जोन हो बढ़ते जा रहे हैं और कुछ जगह ऐसी हैं कि नीचे का पानी समाप्ति की तरफ जा रहा है। जी।
डॉक्टर साहब, विषय तो लाइन से हट गया थोड़ा, लेकिन पूछ लेते हैं इसमें ये भी, क्योंकि आप फिर भी जुड़े उस चीज़ से, कि जब से रासायनिक खाद्यों का प्रकोप बढ़ा है, हम आमतौर पर सुनते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड था, 25 साल के बच्चे को अटैक या फलानी दिखते हैं या और कोई डिप्रेशन, क्या उस सब का इफेक्ट भी इन सारी रासायनिक चीज़ों का पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए जैसे हम अनाज खाते हैं, मैं थोड़ा सा उदाहरण पशुओं का देता हूँ आपको, उसमें गलघोटू बीमारी होती है जी। वो गलघोटू बीमारी नाइट्रेट टॉक्सिसिटी होती है। नाइट्रेट क्या होता है, जो हम यूरिया से डालते हैं चारे में, जैसे जरूरत से ज़्यादा जब डालने लग जाते हैं तो उसमें अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में पौधा इनको लेता है, और जब नाइट्रेट कंटेंट बढ़ जाता है तो नाइट्रेट टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। जैसे हम अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, यूरिया खूब डाल रहे हैं जी। जैसे सब्जियों में 8-8, 10-10 बैग यूरिया तक आ चुके हैं किसान, आपके साथ शाहबाद का जो एरिया है। तो नाइट्रेट टॉक्सिसिटी से अंदर में कैंसर क्या है, डायबिटीज क्या है, थायराइड क्या है, हर तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं केमिकल इनका इम्बैलेंस यूज की वजह से और अत्यधिक प्रयोग की वजह से। तो यही आम आदमी के अंदर जो समस्या आ गया, थायराइड आ गया या कोई और समस्या आ गई, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बहुत गहरा डायरेक्ट लिंक है जी। अच्छा, हमने ये भी देखा आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है कि किसान ये कहेगा मैंने अपना 1 किला 1 डबड़ी तो बोली अपने लिए, वो तो बोली मैंने बिना खाद की, बिना उसके, बाकी बोली मैंने खाद के साथ। कि ये प्रक्रिया भी सही है? देखिए इसका मतलब ये है एक तो कि किसानों को समझ में आने लगी है कि जहर है, जहर में जहर खवा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए एक तो आदमी जानबूझ के जहर खिला रहा है जी, वो एक बड़ा गलती बन जाती है जी। एक जानबूझ के आप गलती करते हैं, वो एक इंसानियत के तौर पे गलती हो जाती है जी। अपने को सुरक्षित कर रहे हैं लेकिन दूसरे को जहर दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन वो उसने गेहूं में तो सुरक्षित कर लिया, बाकी चीज तो उसके पास वही आ रही है दूसरी, वही बाहर से सब्जियां लेता है, दूसरी चीजें तो बाहर से लेना ना उसने, तो उनमें सब्जियों में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो सुरक्षित कहाँ हुआ वो? हम सलाद को खुश होकर खाते हैं, सेब को खुश होकर खाते हैं, सेब में भी 15 से 20 तक स्प्रे दवाइयों के हो रहे हैं। क्योंकि ये तो है नहीं कि एक जो उत्पादन करता है वो सारी चीजें घर उत्पादन करेगा, भी आप 2 अपने लिए बढ़िया उगा लोगे, बाकी तो आप बाजार में वो बेचोगे, जी, तो जी। दूसरा तो वही बेच रहा है, बिल्कुल। तो आपके पास पहुंच रहा है, तो आप यानी ये कह लिए कि रासायनिक खाद्यों दवाइयों का प्रयोग करके बीमारी को तो आप सीधा निमंत्रण दे रहे हैं। हर चीज को आप समाज में देखिए, जो घरों में जो एक अस्थिरता आ गई है, उतार चढ़ाव आ गए हैं, बीमारियां आ गई हैं, या गुस्सा हो गया है, या क्राइम्स बढ़ने लगे हैं, इनमें चिड़चिड़ापन जो आता है बहुत गहरा, हाँ बहुत गहरा रोल है। क्योंकि बीपी बढ़ता है आपका, डायबिटीज बढ़ती है आपकी, तो आपके स्वभाव को परिवर्तित करती है वो। और अब तो कहते भी हम खाते हुए कि क्या करें, इनका खाने का प्रभाव है, इसमें पेस्टिसाइड है, फलाना ढिमका। अब हम खुद बोलते भी हैं, खाने वाला बोल रहा है, बेचने वाला भी चीज को बोल रहा है, सबको पता लग गया है कि ये चीजें नुकसान कर रही हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों झिझक में है कि मैं उस चीज को छोड़ के प्राकृतिक खेती या हरी खाद का इस्तेमाल कर लूं। जी जी जी। नहीं, आप प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल करें, हरी खाद को तो आपके बाद जब भी खेत खाली हो आप लगा लो। जी जी जी। तो सबसे पहले हम ढांचे की बात कर लेते हैं। जी जी जी। तो ढांचा हमें किस मौसम में लगाना है, कौन सी उसकी किस्म है? देखिए ढांचा जितनी भी खाद है आपकी, जी सबसे अच्छी खाद है। जी। ये क्या करता है कि जैसे गहरी इसकी जड़ें जाती हैं, इसकी टैप रूट सिस्टम होती है जी। तो गहरी जाने की वजह से जो निचली लेयर्स में जो न्यूट्रिएंट जमा हो गए हैं या हार्ड लेयर डेवलप हो गए नीचे, जैसे धान गेहूं में नीचे हार्ड लेयर बन गई है और जमीन ने पानी पीना बंद कर गई है, तो ये उसको भी तोड़ के नीचे की तरफ जाता है, और नीचे जड़ें जाती हैं तो जमीन को पोकी करता है, और जो नीचे के सूक्ष्म जीवाणु हैं, देखिए सूक्ष्म जीवाणु बहुत सबसे महत्वपूर्ण है खेती की पार्ट। नीचे के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो नीचे की लेयर्स में जो हवा की भी जरूरत नहीं है जिनको, उनके लिए भी फूड उपलब्ध हो जाता है, और नीचे के जो पोषक तत्व हैं उनको भी ऊपर ले आके जमीन में जड़ों को दे देती हैं। ये ढांचे में इतनी क्षमता है, ढांचे की इतनी क्षमता, मूंग की भी, दोनों ही टेप रूट सिस्टम है जी। तो ढांचे की बिजाई का समय अब होगा? जी बिल्कुल, अब शुरू हो गया है जी। और 10 मई तक इसकी हम बिजाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि इसका 45 से 50 दिन की जब ये फसल हो जाती है तो इसको हम जमीन में सड़ा के, जमीन में मिला करके, इनकॉर्पोरेट करके अगली फसल हम लगा सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब इसके लिए कोई विशेष किस्म है, बीज है? देखिए इसमें आमतौर पे ज़्यादा बीज उपलब्ध नहीं है आजकल, लेकिन जो भी लोकली अवेलेबल है बीज उसको आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। जिसकी बढ़ुआर जैसे अच्छी होने लग जाती है, जब नमी बढ़ने लग जाती है ना,
आगे जून जुलाई के महीना में जब बारिशें शुरू हो जाती है तो इसकी बढ़वार बहुत स्पीड से चलती है। शुरू में जब तक बारिशें शुरू नहीं होती इसकी बढ़वार थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन बाद में आपकी हर रोज इसकी लगता है खेत में जाते हैं तो इसकी बढ़वार बढ़ती चली जाती है। वैसे खड़वा अच्छा भी लगता है। हाँ, बड़ा हरा खड़ा होता है, पास में से निकलते तो ठंडी हवा आती है आपकी तरफ। और जिस खेत में आप आग लगा देते हैं ना उसी समय, तो पास में सड़क पे निकलते हैं तो गर्म हवा आती है आपकी महीने तक भी सी जलता है और बड़ा अब नॉर्मल सा महसूस होता है। और जब ढांचे के खेत के पास से निकलते हैं ठंडी सी हवा आती है जून के जुलाई के महीने के अंदर भी। तो सब कितना की बीज की आवश्यकता पड़ती है किले के लिए? देखिए इसमें 10 किलो बीज पर्याप्त रहता है। अच्छा। और इसमें क्या होता है कि जैसे अब गेहूं की कटाई हमने कर ली है या करने लग रहे हैं, तो इसमें जैसे रिपर से भूसा बना लेते हैं हम। रिपर से भूसा बनाने के बाद जो नीचे थोड़ा बहुत अवशेष बढ़ जाता है 10, 20, 25%, तो उसको जमीन में हल्का सी जुताई करके तुरंत जुताई कर दें, क्योंकि आग लगने का भय रहता है इसमें। वहां हम नहीं लगाते तो पड़ोस से आ जाती है कई बार, तो उसको तुरंत आप रिपर से भूसा बना करके जमीन में इसको हल्की जुताई करके मिला दें। गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं है, इसको मिला दें और उसमें पानी दे दें। या पानी देने से पहले आप ढैंचे का जो 10 किलो बीज है वो इसका हार्ड होता है बीज जी। इसकी जो बाहर की कवर होता है ना बीज का वो सख्त होता है, तो इसको रात भर आप भिगो कर रख सकते हैं और उसके घंटे 2 घंटे 4 घंटे इस पे ऊपर बोरी रख के, ताकि थोड़ी सी गर्मी आके वो एक्टिवेट हो जाए बीज और वो जल्दी जमेगा। क्योंकि ये अगर इस तरह से नहीं बोते तो बीज काफी कम मात्रा में जमता है जी। और उसमें पानी दे करके एक हैवी इरिगेशन दें शुरू में, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया ना हार्ड कवर होता है ऊपर, सीड कोट होती है, तो उसमें नमी थोड़ी सी ज्यादा जरूरत होती है इसके लिए। और इसके लिए जो पहला पानी है, यानी कि एक बार तो हमने पहले बिजाई के टाइम पे लगा दिया, दूसरा जो पानी लगाएंगे वो गिल्ले नक के लगाते हैं ताकि नमी की कोई कमी ना आए और जो हवा चल रही है गर्म उसके कॉन्टेक्ट में बीज आकर के वो खराब ना हो। यानी नमी तो मांगता है, नमी मांगता है शुरू में ये हफ्ते तक। तो कितने दिन में लगभग तैयार हो जाती है फसल में? ये फसल गिरधारीलाल जी 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है इसकी फसल। और जब ये लगभग आदमी की हाइट के बराबर आ जाती है इस टाइम में, और उस टाइम पे इसको हम खेत में मिला सकते हैं, जुताई कर सकते हैं और इसको पहले सुहागे से नीचे गिरा के और इसमें जुताइयाँ करके खेत की तैयारी कर सकते हैं हम जी। और खड़े पानी में भी हो सकता है, ये बगैर पानी भी हो सकता है। जब यानी 5.5-6 फुट का लगभग हो जाएगी जी 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 जी, तो इसको सारे को खेत में घेर के उस पर जो है अच्छी तरह से वो हल चला के सुहागा दे करके इसके ऊपर सारा उसके अंदर से इसको कर दें। हाँ। और अगर मान लो आमतौर पे क्या है कि इसमें धान की ही बिजाई करते हैं हरी खाद के बाद जी, तो उसमें जमीन में इसको मिला करके अच्छी तरह से और 2-3 दिन के अंदर भी हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। ज्यादा लेट होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जमीन में लाइट जमीनें होती हैं, जैसे पंजाब की जमीनें रेतीली साइड होती है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं उसमें। लेकिन जो हमारी जमीनें हरियाणा की, इसमें आप मतलब तुरंत 2-3 दिन के अंदर उसकी रोपाई धान की कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें जी। तो डॉक्टर साहब पहले एक सवाल हमारे पास आया एक साथी का, उनके जवाब दे लें। पहला है कि साथी का नाम तो नहीं यहाँ पे, रूपचंद जी है बिलासपुर से। ये पूछ रहे हैं ढांचा और मूंग कब और कहाँ से प्राप्त? देखिए ढांचे का तो आपको लोकली ही प्रबंध करना पड़ेगा जी, ठीक है ना। और ये कई किसान क्या करते हैं कि बीज भी बना लेते हैं, तो वहां से बीज मिल सकता है। नहीं तो आसपास की, जैसे अब क्या है कि जो बीज वाली दुकानें हैं ना, वहां से ही प्रबंध करना पड़ेगा आपको। जैसे मूंग आपकी मूंग आप जैसे HCU हिसार है या उनके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके माध्यम से, या जो बीज वाली दुकान है उनके माध्यम से मूंग का मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है जी। डॉक्टर साहब एक प्रश्न हमारे पास है, हमारे जो किसान साथी हैं ध्यांगला से मांगेराज जी, वो पूछे ढांचा और मूंग के अलावा कोई और कौन सी फसल है जो हरी खाद के रूप में प्रयोग हो सकती है? देखिए तीसरी फसल मैंने बताया सनी जिसको कहते थे हम, वो भी उसमें भी नाइट्रोजन पूरा होता है जी। लेकिन हमारी कंडीशंस में जो ये सिचुएशन है उसमें नमी की जो उसमें एक माइक्रो क्लाइमेट बनता है ना, वो ज्यादा बनता है। तो इसमें जो ढांचा और मूंग है हमारी क्लाइमेट में ये दोनों ही बेस्ट हैं। इसमें एक थोड़ा सा फर्क है कि अगर आप ढांचे की हरी खाद करते हैं तो उसमें जो जमीन में घास के बीज पड़े हुए हैं सामक वगैरह के, तो वो भी जम जाते हैं उसमें। तो वो जमने के बाद वो जब हम हरी खाद को उलटते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, तो वो भी खत्म हो जाते हैं उनके, और ज्यादा भी पैदावार नहीं होती, ज्यादा बीज भी नहीं बनते उनके। मूंग में क्या होता है कि इसमें जैसे सामक आपका
घास ज्यादा मात्रा में आ सकते हैं। आगे धान की फसल में भी इनकी वो बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन दोनों का जो असर है वो बराबर है, कोई दोनों ही बढ़िया है। मोटी मोटी बात यही है, जो हम अपने मौसम अपनी परिस्थिति की बात करें उसमें ढांचा और मूंगी सबसे बढ़िया। जी जी जी। और सब बातचीत करेंगे एक विराम के बाद। आओ किसान भाई, आओ किसान बहनों, रायसेन में लग रहा है ज्ञान का मेला। 11 से 13 अप्रैल दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आपके सम्मान में। 300 से ज्यादा स्टॉल, 24 प्रशिक्षण सत्र, नई तकनीक से बढ़ेगी आपकी फसल बेहतर। अभी करें पंजीकरण व्हाट्सएप या कॉल। उन्नत खेती की ओर बढ़ाएं अपना कदम आज ही। उन्नत कृषि महोत्सव, किसानों की तरक्की का उत्सव। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आपको सूचित किया जाता है कि 11 से 13 अप्रैल 2026 तक रायसेन के दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आधुनिक खेती, बीज, मशीनरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर 9818511244 या किसान हेल्पलाइन 1800180151 पर संपर्क करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर साहब, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो साथी हमारे देश से रेडियो पे आए हैं कि जो आज का हमारा विषय है वो हरी खाद का महत्व और हरी खाद के ढांचा और मूंग की बिजाई की बात कर रहे हैं। और हमारे जो ये आसपास का मौसम है, परिस्थितियां, उसके हिसाब से भी मान के चले कि ढांचा और मूंग ही सबसे उपयुक्त जो है जो फसलें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जी जी। सनी की हम बात यहाँ कर रहे हैं कि वो इतनी बात नहीं है। एक समय था सनी लगती थी, हाँ लगती थी, उसमें अपने प्रयोग के लिए ज्यादा लगती थी। जब चारपाइयां वगैरह भरते थे ना, उसका तो प्रयोग उस टाइम करते पे थे। होता था ये। तो और वो भी हरी खाद के लिए नहीं होता था, बिल्कुल इसी यूज हाँ, इसी के लिए, ठीक है ना। पहले तो डॉक्टर साहब एक घर में परंपरा थी भी, खेत में आपने स्तूत भी लगाना टोकरी बनाने के लिए, सनी भी लगानी है उसके मंजे के जी जी जी, अपने घर की रिक्वायरमेंट थी। और वो एक परंपरा भी बड़ी सही थी। आज तो तरस गए हैं, आज खाने को स्तूत नहीं मिलता, सभी चीजें बाहर से लानी पड़ती हैं तो। खाने को स्तूत तो मिलती नहीं, स्तूत तो खत्म ही हो गई है। बाकी छोड़ो, तो ये तो बात करते हैं हम ढांचे की। तो इसका हम आप बात करते हैं मूंग की, कि मूंग की बिजाई का सही समय क्या रहेगा? मूंग की बिजाई का भी यही है सही समय, क्योंकि वो भी लगभग आपकी 2.5 महीने में तैयार हो जाती है जी। वो लगभग आपकी तो मतलब 65 दिन के करीब, जी ठीक है, 65 से 70 दिन में वो तैयार हो जाएगी। तो वो भी आप थोड़ा सा अर्ली लें। 10 मई को आप करेंगे तो उसमें 2 महीने तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो उसमें उस हिसाब से आप चुने, आपके पास पानी की उपलब्धि, बीज की उपलब्धि, और जब वो लगभग 60-65 दिन की हो जाए उसके हिसाब से आप धान की रोपाई कर सकें। अब ढांचे की तो बात ये थी कि ढांचा तो खाली हम हरी खाद का प्रयोग कर रहे थे, खाने में प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन मूंग का प्रयोग हम खाने के लिए भी करते हैं, दलहनी फसल है, तो उसके लिए कुछ उत्तम किस्में होंगी जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे हिसार की हैं 2-3 किस्में। एक तो MH 421 है, MH 1142 है जी। तो इनमें से आप किस्में ले सकते हैं कोई भी, या और आपकी ज़मीनों के हिसाब से, पानी के हिसाब से, जो कई बार किस्में हमारे पास होती हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की भी होती हैं जो रिकमेंडेड होती हैं, उनको भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और समय समय भी जो अपना कृषि विज्ञान केंद्र उनसे भी संपर्क रखते हैं। जी जी, संपर्क हाँ जी जी, यूनिवर्सिटी से, कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क जरूर करें। आप शहर में जाएं तो जरूर एक बार वहाँ जाकर आएं। हम तो कहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र को किसान अपना दोस्त बना ले, घर के मेंबर की तरह से वहाँ विजिट करें। जो दूरी है दोनों के बीच वो बड़ी खतरनाक है। सरकार विभाग कोशिश कर रहा है कि एक मित्र किसानों तक पहुंचे, किसान उससे दूरी बनाए हुए है। जी जी जी, वो संकोच करता है वहां तक पहुंचने में। और जहां तक हम अनुभव करते हैं कि वहाँ जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं वो बहुत मित्रता से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनकी हर समस्या का समाधान करते हैं। आप लंबे समय तक उसके मुख्य रहे हो, कृषि विज्ञान केंद्र क्षेत्र की भी रहे हो, संयोजक रहे हो, तो आप कि कृषि विज्ञान केंद्र वास्तव में एक दोस्त है इनका। नहीं, अच्छा लगता है जी। मैं तो जैसे देखो किसान के परिवार से हूँ, मुझे तो ये लगता है कि मेरा किसान जो बाहर दरवाजे से बाहर जाए ना, समस्या लेकर के आए, वो उदास होकर के नहीं जाए, निराश होकर के नहीं जाए। चाहे वो दूसरे कंपार्ट फील्ड की, चाहे बैंक की समस्या है, चाहे कोई पशु विभाग की है, तो मैं वहीं उनसे फोन करके, से मित्र रहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में, उनकी वहाँ समस्या हर तरह की, होम साइंस की जैसे महिलाओं की कोई समस्या हो तो मैं वहीं बात करवा देता था। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो भी आपको जानकारी चाहिए, हर रोज नई नई जानकारी आ रही है। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे जो इन विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे अनुसंधान खुले हुए हैं, वो नई नई खोज हर रोज कर रहे हैं। बिल्कुल किसानों के लिए कर रहे हैं। देखो, नुकसान तो होता नहीं कुछ, आप जाएंगे ठीक है, कुछ न कुछ लेके आएंगे, कुछ बात चर्चा करके आएंगे। शहर में जब भी चक्कर लगे किसान का तो कृषि विज्ञान केंद्र में जरूर भी जा करके आए, क्योंकि ज्ञान का मंदिर है वो,
और ज्ञान के मंदिर तो किसान के लिए तो फसल है, किसानी ही भगवान है उसका। बिल्कुल। और वो जो ज्ञान इसका देते हैं तो वहाँ जरूर भी कांटेक्ट में आपको जाना चाहिए। और हम तो ये भी कहेंगे आप परिपूर्ण हो सकते हैं तो अपना अनुभव वहां शेयर करें। जी जी जी, नहीं हम भी सीखते हैं। हाँ, तो किसान नई नई बातें बताते हैं। तो आजकल किसान बहुत फॉरवर्ड हो गया है। अब एक किसान मान लीजिए बड़ी 70 किलो खरबूजे खेती कर रहे हैं, अभी आप जाके वहाँ थोड़ी चर्चा कराएं। जी जी जी, किसी और को बता सके। देखिए मेरी एक्सपर्टीज मान लो एक फसल दो फसल की है, लेकिन किसान तो ऐसे हैं कि वो हर तरह के किसान उपलब्ध हैं और उनके पास जो ज्ञान होगा हमारे पास नहीं होता है वो। बिल्कुल। और हम तो एक मीडियम है कि उनसे ज्ञान लेके आगे दूसरा जब किसान उस तरह का आता है तो उनको बता सकते हैं, ट्रेनिंग में हम वो चीजें बता सकते हैं। तो इसलिए हमारा सभी किसान साथियों से इस मंच से यही निवेदन है कि जितने भी आपके ये केंद्र हैं, विश्वविद्यालय है, अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र, उनसे आप मित्रवत संबंध रहे और जी जी चर्चा करते रहें। अब मैं 2-3 बातें आपको बताना चाह रहा था कि इस वक्त जैसे गेहूं की कटाई हो गया, मिट्टी की टेस्टिंग जरूर करवाएं आप जी, क्योंकि इसमें आपको अपनी जो मिट्टी का हेल्थ है, स्वास्थ्य उसका पता चलेगा। देखो आदमी जब बीमार होता है तो स्वास्थ्य का उसमें हेमोग्लोबिन चेक करता है वो। तो इसमें भी जैविक कार्बन और फर्टिलिटी का पता चलता है कि हमारी जमीन में कितनी ताकत है। दूसरा उसमें नमक की मात्रा है या नहीं है, वो भी अगर है तो अभी उसका प्रबंध आपको शुरू कर देना पड़ेगा। उसमें जिप्सम वाले नमक है या बगैर जिप्सम वाले नमक है, तो उसको भी आपको एक ये काम करेंगे, मिट्टी की टेस्ट करवाएं। दूसरा ये करवाएं कि फील्ड को लेवल जरूर करवाएं लेजर लेवलर से जी, चाहे थोड़ा टाइम लगाएं उसमें, क्योंकि वो भी कीड़े बीमारियां बढ़ जाती हैं अगर खेत आपका लेवल नहीं है। जहां खेत नीचा है, ऊंचा नीचा है, उसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप जल्दी आता है। गोबरी खाद डालनी है वो भी डाल लें इसमें, डाल के और जल्दी उसमें मिट्टी में मिलाएं, उसको ज्यादा टाइम तक गर्मी में ना खड़ी रहने दें। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि खेत की अधिक जुताई ना करें गर्मी में। अच्छा, अधिक जुताई करते ही जो जमीन की ताकत है वो उड़ जाती है। अच्छा। ग्लोबल वार्मिंग में गैस बन जाती है उसकी जी। और ये जब कितना देखिए आप इसमें मान लो गोबरी खाद भी आपने डालते रहते हैं, केंचुए खाद डालते रहते हैं, लेकिन गर्मी में अगर ज्यादा जुताइयां कर दी आपने और उसमें क्या है कि वो उड़ जाते हैं उनकी ताकत है। जो जैविक कार्बन जो ह्यूमस बनता है ना जिसका, वो जैविक कार्बन हवा में उड़ जाता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह बन जाते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड बन जाते हैं। तो जमीन कम से कम जुताई करें आप। मतलब जुताई की संख्या कम या गहराई भी कम? देखिए संख्या भी कम और गहराई भी। अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो गहराई करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा। अगर प्राकृतिक, क्योंकि उसमें केंचुए नीचे तक जाते हैं तो वो खेत को पोले बना देते हैं। जो दूसरे किसान जैसे गन्ना वगैरह करते हैं नीचे हार्ड लेयर बन रही है तो उसमें एक बार शुरू में आप गहरी जुताई कर सकते हैं। तो हम चलते बात करेंगे कि हम मूंग की बात कर रहे थे कि मूंग के लिए कितने बीज की आवश्यकता है एक एकड़? मूंग के लिए भी इस टाइम 10 से 12 किलो बीज की प्रति एकड़ के हिसाब से जरूरत रहेगी। आप सीड ड्रिल से इसकी बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो हवा चल रही है, गर्मी ज्यादा है, तो उसमें सीड ड्रिल में क्या है, जैसे तापड़ वाले आपकी ड्रिल होती है तो उसमें वो काट के नीचे नमी बीज डाल देता है, तो हवा भी चलती रहेगी तो वो नमी उसको साइडों से मिलती रहेगी। और अगर आपने हल्की जुताई करके बीज बिखरा दिया ना, उसमें हवा चलते ही हवा निकल जाएगी और गर्मी में उसकी हवा नमी है जो वो उड़ जाएगी और उसमें जर्मिनेशन आपकी कम हो सकती है। कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी इनको लगभग? देखो ढैंचे में तो आपको थोड़ा जल्दी लगाना पड़ता है जरूरत के हिसाब से। मूंग में तो अगर शुरू में देखो जो जैसे भारी जमीनें हैं ये, तो इसमें अगर पानी देंगे तो उसमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जमीनें ज्यादा भारी हैं ये। लेकिन जब फूल आ जाते हैं, फलियां आ जाती है, उस टाइम पानी की जरूरत पड़ती है आपको। बस एक लास्ट प्रश्न और कि वह तो मूंग खुद ही खाद है, तो क्या इसको भी किसी खाद कर सकता है? देखिए प्राकृतिक खेती करते हैं तो किसी खाद की जरूरत नहीं आपको, केवल जीवामृत घन जीवामृत की जरूरत है जी। दूसरे खेतों में जिनमें ताकत कम हो गई है उसमें आधा बैग आप DAP का प्रयोग बिजाई के समय आप कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर हरिओम जी, आप हमारे बीच आए और आपने हमारे किसान साथियों को हरी खाद का महत्व, ढांचे और मूंग की बिजाई के बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे किसान भाई ले रहे थे जानकारी हरी खाद के लिए ढैंचा व अन्य फसलों की बिजाई के बारे में, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरिओम। आप पूर्व प्रोफेसर और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम
और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ भाइयों आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद और गिरदारी को राम दी इजाजत। सबने राम राम।